हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का जो फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट में हमने जो है इसके ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फर्स्ट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने सॉल्व कर लिए थे, और इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है इसको देखते हैं। इसको मैंने सभी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको इस पीडीएफ में आपको दे दिए, ताकि जो आपको कंटेंट भी मिल जाए। अगर आपके बहुत सारा देखा गया है कि जो अपने इस बार एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सेम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को पढ़कर जाते हो अच्छे तरीके से, तो आपका जो बहुत सारे आंसर है वो सॉल्व हो रहे हैं, और नए जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो होते हैं इसके रिलेटेड कि अगर इस बार ये आया है नेक्स्ट बार ये वाला आ सकता है, वो भी आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था उसमें कि स्पीच इंटेलिजिबिलिटी क्या होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी स्पीच की समझदारी होती है कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं वो किस प्रकार बोलते हैं कि जो दूसरे वाला जो है, जो हमें सुन रहा है, वो समझ जाए। जिसमें आता है कि ये वक्ता के वाणी के स्पष्टता पर निर्भर करता है कि हम कितना उस चीज़ को स्पष्ट बोलते हैं, और वक्ता के वाणी श्रोता को कितनी आसानी से समझ आती है कि जैसे मैं बोल रही हूँ मैं कितनी उस चीज़ को स्पष्ट तरीके से आपको बता पा रही हूँ ताकि उस चीज़ को आप समझ जाओ। ठीक है, अच्छी वाणी जो है श्रोता को आरामदायक और सुनकर समझ सकता है कि जैसे जिस प्रकार से मैं वाणी बोलूँगी आप लोग जो सुनने वाले हो उस चीज़ को समझ पाओगे। अगर अस्पष्ट वाणी होगी तो वो श्रोता को समझने में वहाँ समस्या हो सकती है। तो वाणी जो क्या होती है हमारी एक मापन के मदद से मापी भी जाती है। इसका एक पैमाना सेट किया जाता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है जो स्पष्ट तरीके से बोल सकता है उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, और सामान्य व्यक्ति होता है जो स्पष्ट तरीके से सही तरीके से बोल सकता है वो उसको 0 मार्क्स दिया जाता है। इस प्रकार से करते करते जो व्यक्ति थोड़ा सा दोहराव के लिए बोलता है, जब उसको दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक रेटिंग स्केल दिया जाता है। तो उसके माध्यम से जो है इसके पैमाने का जो है प्रयोग किया जाता है। ये इंटेलिजिबिलिटी स्पीच को मेज़र करने के लिए होता है। ठीक है न, वो उनको डिफ़िकल्टी होती है नॉन सिगमेंटल एंड सुपरा सिगमेंटल। ठीक है, सुपरा सिगमेंटल और नॉन सिगमेंटल में कौन सी प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी की, वॉइस की, लाउडनेस की एंड पिच की। और जो सुपरा सिगमेंटल वाले क्या होते हैं, फ्लुएंसी, इंटोनेशन, फ्रेजिंग एंड रेट एंड स्ट्रेस। ये जो है हमारे सुपरा सिगमेंटल के एस्पेक्ट है। तो आपके एग्जाम में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आपको ओनली सुप्रा सिगमेंटल के जो है एस्पेक्ट ही पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आप जो है जो सुप्रा सिगमेंटल के एस्पेक्ट है इनको सभी को याद रखिएगा, और जो हमारे नॉन सिगमेंटल है उसको भी याद रखिएगा। और एक आता है हमारा सिगमेंटल। सिगमेंटल में आपके जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, वो आते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगली बार जो आपके इस बार क्वेश्चन होने वाला है आपका पेपर, उसमें हो सकता है कि इसके दूसरे के जो एस्पेक्ट्स है वो पूछे जाए। ठीक है, तो ये एक स्पीच के पैरामीटर्स है। तो इसमें जो देखा जाता है कि जो हमारे डेफ बच्चे होते हैं और जो तो माइल्ड एंड मॉडरेट हेयरिंग लॉस वाले होते हैं उनको वाणी की अधिक समझ होती है, मतलब वो समझ जाते हैं। बट जो सीवियर एंड प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं वो 25% ही समझ पाते हैं स्पीच को। तो इस प्रकार से आप स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के बारे में लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था रोल ऑफ फैमिली इन लैंग्वेज स्टिमुलेटिंग फॉर द चाइल्ड, के बच्चे की भाषा सीखने में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो आपको पता है कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनके सभी के लिए जो भाषा सीखने के लिए एक हमारा परिवार होता है जो कि हमें स्टिमुलेट करता है। जैसे हम उस चीज़ को सुन रहे होते हैं बट मदर क्या करती है, छोटे बच्चे को भले वो उस चीज़ को रिप्लाई नहीं कर पा रहा फिर भी मदर जो है बच्चे के साथ बातें करती रहती है ताकि जो बच्चा उस चीज़ को सुनकर ग्रहण कर पाए और समझ सके। तो हमारी जो वाणी का विकास है उसी से शुरू हो जाता है। तो जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के वाणी और भाषा विकास के लिए अनेक जो हमारे जो अभिभावक होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं और वाणी चिकित्सक जो भी हमारे स्पीच ट्रेनर है, शिक्षक के साथ बराबर की हिस्सेदारी करते हैं। यदि अभिभावक को सही
परामर्श दिया जाए, मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं अगर उनको सही काउंसलिंग की जाए कि बच्चों को किस प्रकार से उनके साथ जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ जो बच्चों की भाषा और वाणी है अच्छे से विकसित हो सके, तो उनको ये वाले जो स्टिमुलस है वो दिए जाने चाहिए। बच्चे के साथ अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बातचीत करें, बच्चों की आयु और रुचि के अनुसार शब्दों का चुनाव करें। और क्या होता है कि सरल और छोटे बच्चों को प्रयोग करना, हेयरिंग एड के साथ साथ बच्चों की वाक मतलब स्पीच रीडिंग का भी अभ्यास करवाना। और इसके लिए इसके लिए बच्चों को अच्छी रोशनी में वक्ता के चेहरे हाव-भाव तथा होंठ-मुँह की गतिविधि को भी देख सके कि जो जब भी जो पेरेंट्स हैं वो बात करते हैं इस प्रकार से बोले ताकि बच्चा जो है उनकी स्पीच रीडिंग कर सके। और शब्दावली जो क्या होनी चाहिए, बच्चों की दैनिक क्रियाएँ से संबंधित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जी आपका जो है सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो पूर्व आवश्यकताएं कौन सी होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए। आपको पता है सबसे पहले क्या होती है, हमारी ऑडिटरी कौशल जो है, हमारी सुनने की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। फिर हमारा अर्ली एक्सपोजर, बच्चे को जो है वो जो बोलता है उनको एक्सपोजर करने का मतलब चांस देना चाहिए ताकि जो बच्चा जो है अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाए। जिस प्रकार से उसको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी न्यूरोमोटर जो मैच्योरेशन है वो सही होनी चाहिए। आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, उसके फंक्शन जो भी हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा लैरिक्स हो गया, जीभ हो गई, होठ, दांत, ये सब जो है हमारे आर्टिकुलेटरी अंग्स होते हैं, ये सही भी होनी चाहिए और इनका कार्य भी सही होना चाहिए। तो हमारा कॉग्निटिव मैच्योरेशन, भावनात्मक इमोशनल स्किल, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये सभी जो एस्पेक्ट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इनको पॉइंट वाइज लिखकर इनके साथ साथ 2-2 लाइनों में इसको डिफाइन करते चलोगे ताकि जो आपका जो आंसर है वो सही जाए और उसको रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए एग्ज़ाम में व्हेन अब जब आप लोग आंसर लिखते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था लैंग्वेज प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विद द एचआई, कि जो चिल्ड्रन एचआई वाले बच्चे होते हैं उनमें कौन सी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि उनका जो लैंग्वेज है वो डिले होता है, कि मतलब उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो जल्दी से नहीं कर पाते, वो लेट हो जाता है। ठीक है, देरी से जो लैंग्वेज एक्विजिशन, जो देरी से ग्रहण की गई भाषा उनकी होती है, जिससे कि उनको समझने में बोलने में जो अभिव्यक्त करने में उनको मुश्किल होती है। और जो होता है रिड्यूस वोकेबलरी, कि उनके पास जो वर्ड वोकेबलरी है, शब्दकोश जो है वो भी कम होता है सामान्य बच्चे के मुकाबले में। ठीक है, और वाक्य विनाश आपको पता है कि जो डेफ बच्चे होते हैं, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, उनका सिंटैक्स और ग्रामर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कि उन्होंने वो चीज़ को सुना नहीं होता कि किस प्रकार से क्वेश्चन को फॉर्म करना है। तो वो उनको जो है जो हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन लाइन होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कहाँ में लगाना है, कहाँ ते लगाना है, कहाँ की लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, उसका उनको आइडिया नहीं हो पाता। ये भी उनमें डिफ़िकल्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन के वाणी को उत्पादन करने में भी उनको डिफ़िकल्ट होती है। फिर सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी होते हैं, रीडिंग और राइटिंग में होते हैं। कॉग्निटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है कि उनका संज्ञान जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाता, उनकी वोकेबलरी जो है, उनकी स्मृति जो है, उनकी मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। उनका जो शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादातर रहता है, लॉन्ग टर्म में बहुत कम, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। हर कंटेंट को 5-6 बार जब तक बच्चों को रेपिटेशन ना की जाए तब तक वो बच्चे क्या है उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेज सकते। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सुप्रा सिगमेंटल एस्पेक्ट। ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये सुप्रा सिगमेंटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया था और इसमें भी बड़े क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप जो बाकी पैरामीटर्स ऑफ स्पीच है, सिगमेंटल और नॉन सिगमेंटल, उसको नेक्स्ट पेपर के लिए आप पढ़कर जाइएगा ताकि जो आपको इसके रिलेटेड पेपर में आ सकता है। तो इसमें सुप्रा सिगमेंटल जो है वाणी का एक गुण होता है। सुप्रा सिगमेंटल में मैंने
मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो उतार चढ़ाव आता है हमारी वाणी में, उसको जो बोलने का हमारा किस प्रकार से लहजा, जैसे इंटोनेशन हो गया, फेज हो गया, रिदम हो गया, वो सब एस्पेक्ट किसके हैं, सुप्रा सिगमेंटल के। जैसे कि हम किसी पर किस प्रकार से स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, जो हम स्ट्रेस देते हैं शब्दों पर, उसी प्रकार से उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण दी गई है, रोको मत जाने दो, ठीक है, तो यहाँ जो है ये लगाया हुआ है, उसका कॉमे लगाकर जो है उसका मीनिंग बन रहा है कि रोको मत जाने दो, कि मतलब उसको रोको मत जाने दो। नेक्स्ट हमने रोको पर इसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो रहा है रोको मत जाने दो, कि मतलब उसको रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से ये सुप्रा सिगमेंटल की एग्जाम्पल भी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। तो इस प्रकार से आप जो स्पीच डिसऑर्डर के है आपका सोडा वाला, उसकी भी एग्जाम्पल्स जो है आप याद करके जाइएगा कि समीशन में क्या होता है, ओमिशन में क्या है, ठीक है, डिस्टॉर्शन में क्या है, एडिशन में क्या है, ठीक है, तो ये सब आप याद करके जाइएगा नेक्स्ट पेपर के लिए। और इसी प्रकार से हमारा इंटोनेशन, जैसे आपको बता ही दिया कि इसमें पिच का बदलाव आता है, वाक्यों का उतार चढ़ाव के कारण उनमें जो है उनके मीनिंग जो है चेंज हो जाते हैं। फिर फ्रेजिंग, जो शब्दों के छोटे छोटे समूह होते हैं उनको व्यवस्थित करना और उसका अपना एक अर्थ बनता है, उसको वाक्यांश कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेट। रेट क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं उसको किस उनकी जो बोली गई गति किस प्रकार से होती है, कि वो एक शब्द हम कितने मिनट सेकंड में बोलते हैं, फिर एक सेकंड में हम कितने वर्ड्स बोलते हैं, उसको रेटिंग बोलते हैं, कि हम कितनी रेट में कितने एक मिनट में कितने वर्ड्स को जो है बोला जाता है। गति को मापने के लिए एक मिनट में बोले गए शब्द या अक्षर को हम गिनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है कि वाणी को बिना किसी रुकावट के धारा प्रवाह बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसको फ्लुएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्ट्रेस वही है कि किसी एक शब्द या वाक्य पर जो अधिक बल दिया जाता है उसको हम जोर कहा जाता है, कि किस प्रकार से हम स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे यहाँ दे रहे थे रोको मत, हमने मत पर जोर दिया, फिर आगे जाने दो, ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमने दिया रोको, तो रोको पर दिया, पहले हमने मत पर दिया, तो इस प्रकार से दोनों का जो स्ट्रेस देने के कारण उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। तो ये हमारे सुप्रा सिगमेंटल के एस्पेक्ट थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूट स्पीच। तो इसमें आपको क्यूट स्पीच के बारे में पूछा था कि क्यूट स्पीच क्या होती है। इसमें क्या है, क्लू दिए जाते हैं। इसमें क्यूट में याद रखना कि इसमें क्लू दिए जाते हैं, जो 8 प्रकार के क्लू होते हैं, जो कि हाथ की शेप बनाई जाती है अलग अलग प्रकार से, और वो जो है उसके 3 स्थान जो है मेजर दिए जाते हैं, जो कि हमारा गला होता है, होठ होता है और हमारी गाल होती है। जो 8 आकृतियां बनाई जाती है गले, गाल और होठ के पास जो है बच्चों को इस प्रकार से क्लू दिए जाते हैं, ताकि बच्चे जो है उन शब्दों को, उन ध्वनियों को पहचान कर वर्ड्स को बोल पाए। तो ये बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट करने के लिए एक क्यूट स्पीच जो है वो विकसित की गई थी, ठीक है। तो इसमें वाणी जो है वाणी सिखाई जाती है और बच्चों के परिणाम काफ़ी अच्छे आते हैं इसके मदद से, ठीक है। तो ये जो क्यूट स्पीच है वो कॉर्नेट के द्वारा 1966 में जो है वो ये बनाया गया था, ठीक है। 4 स्थान पर रखा जाता है और 8 आकृतियां जो है बनाई जाती है। कौन से, गला, होठ, गाल, ठीक है। ये जो है अलग अलग प्रकार से इनका स्थान होता है और इनको 8 आकृतियां हाथों की बनाकर उनको जो स्पीच सिखाई जाती है। और ये कॉर्नेट द्वारा याद रखना, क्यूड दी है, इसमें क्लू दिए जाते हैं और ये कॉर्नेट ने दी है, सी याद रख लेना इसमें। नेक्स्ट हमारा है ये आपका बड़ा क्वेश्चन था, जो कि आपका 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ही मैंने दिया है। ये क्या था, राइट इन डिटेल अबाउट द ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। इसमें क्या, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड ही आप जो मल्टी सेंसरी वाला है वो इस बार याद करके जाइएगा। वो हो सकता है कि आपको जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है जो कि हम स्पीच टीचिंग के लिए देते हैं, और एक है हमारी ऑडिटरी ग्लोबल, इन दोनों को भी याद करके जाइएगा। पिछली बार एवीटी आया था, एवीटी आपको क्योंकि कम्युनिकेशन पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार इसमें ना पूछे, बट इसको प्रिपेयर कर कर ही जाइएगा आप। और बाकी जो आपकी अप्रोचेस दी गई है स्पीच टीचिंग के लिए, मेथड्स जो है उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है, जो कि हम भाषा सिखाने के लिए आपको मैंने बताया था यूज़ की जाती है, जो कि बच्चों को
जिन्होंने के कोकिला इम्प्लांट हुआ होता है, जिनके पास हेयरिंग एड होती है, उनको स्पीच हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी देते हैं। और इनमें क्या होता है कि माता-पिता का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। माता-पिता में से कोई भी एक जो है वो बच्चे के साथ जो है ईवीटी लेने जाता है। बच्चे के प्रशिक्षण देने के बाद समय-समय पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है और इसमें जो भी हमारी एक टीम होती है, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट होता है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, स्पेशल एजुकेटर होता है और पेरेंट्स होते हैं। ये पूरी टीम का लक्ष्य यही होता है कि बच्चे को जो है भाषा जो है वो नेचुरल तरीके से सिखानी है और ये स्टेप बाय स्टेप जो है ऑडिटरी स्किल दी जाती है और ऑडिटरी डेवलप को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें ऑडिटरी ट्रेनिंग भी मौजूद होती है इसके अंदर ही। और इसमें स्पीच साउंड पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसमें क्या होता है बच्चों की ऑडिटरी पर फोकस करके उनको जो है क्लू नहीं दिए जाते। ये पहले वाले में हमारी जो क्यूड स्पीच थी उसमें क्लू दिए जाते थे, बच्चों को लिप रीडिंग कराकर जो है कराया जाता था, बट इसमें लिप रीडिंग क्लू भी नहीं दिए जाते और ना ही इनको साइन लैंग्वेज जो है वो दी जाती है। तो बच्चों को नेचुरल तरीके से भाषा जो है इसमें सिखाई जाती है, भाषा और वाणी। नेक्स्ट हमारा इसमें आप बड़ा क्वेश्चन आया था, इसको पहले इस प्रकार से लिखोगे। नेक्स्ट जो है इसके जो आप प्रिंसिपल्स लिखोगे कि क्या क्या प्रिंसिपल है। ऑडिटरी फोकस करते हैं, कंटिन्यूस एवेल्युएशन करता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है कि इसको ये नहीं है कि एक दिन करवा दिया और दूसरे दिन आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो वो इस प्रकार से बच्चे की भाषा वाणी विकसित नहीं होगी। इसको लॉन्ग टर्म तक बच्चे को चलना पड़ता है तो ही बच्चे का भाषा और वाणी विकास होता है। नेक्स्ट है फैमिली सेंटर। तो ये क्या होता है, फैमिली सेंटर्ड होता है और अर्ली इंटरवेंशन होता है, इंडिविजुअल होता है, बच्चा एक ही बच्चा होगा और उसके पेरेंट्स एक होगा और जो ऑडियोलॉजिस्ट होगा या स्पीच ट्रेनर जो होगा वही वहाँ रहता है, ठीक है, बाकी और कोई ग्रुप में नहीं होती ये। और नेचुरल कम्युनिकेशन सिखाया जाता है और रेगुलर मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे को किस प्रकार से उसको कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए हैं। और इसके जो है स्टेजेस दी गई हैं, 4 इसकी स्टेजेस हैं। अवेयरनेस करवाई जाती है साउंड की, कि बच्चों को ध्वनियों के प्रति जागरूक करवाया जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन, 2 ध्वनियों में विभेद करवाया जाता है, जैसे कि मान लो चुटकी बजाई है और ताली बजाई है और इन दोनों में डिफरेंस करके बच्चों से पूछा जाता है। पहले सभी प्रकार की दुनिया की अवेयर करवाया जाता है, जागरूक करवाया जाता है कि ये चुटकी की साउंड है, ये ताली है, ठीक है, ये बेल की साउंड है। तो सभी जो साउंड से उनको जागरूक करवाना, उसके बाद उनको डिफरेंस करवाना, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करवाना, पहचान करवाना कि ये वाली किसकी साउंड थी, जो हमने चुटकी बजाई ये किसकी थी, ताली बजाई वो किसकी साउंड थी। तो बच्चे को बाद में पहचान करवाना। नेक्स्ट उनको कॉम्प्रीहेंस करवाना कि बच्चे को समझ हो जाए, उसके समझ के बाद में बच्चा जो है उस चीज़ को अभिव्यक्त कर पाए। तो ये जो है हमारी ऑडिटरी की स्टेजेस थी, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग करके लिखोगे, मैंने एक में ही रखने की कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट आप प्री रिक्वेसाइट ऑफ एवीटी के जो हमारी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। पहले तो अर्ली डिटेक्शन के हमें पहचान पहले बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे का हेयरिंग लॉस है कि नहीं है। अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो हमारा जो है उनका इंटरवेंशन करना बहुत ईजी हो जाएगा और बच्चा जो है एक नेचुरल तरीके से आसानी से भाषा जो है वो सीख पाएगा। नेक्स्ट हमारा है अप्रोप्रिएट यूज़ फॉर ऑफ हेयरिंग डिवाइस को, बच्चे का जो है हेयरिंग डिवाइस है वो सही होना चाहिए, उसकी अप्रोप्रिएट हेयरिंग लॉस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा साइन को एब्सेंस बोलते हैं, मतलब इसमें साइन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं दी जाती। और इंटीग्रेटेड विद द हेयरिंग पीयर्स, तो बच्चे को क्या किया जाता है कि जो सुनने बोलने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ ही उनकी फ्रेंडशिप या उनको बातचीत करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जाता है। फिर ऑनगोइंग द डायग्नोस थेरेपी, इसमें बच्चे को डायग्नोस भी साथ साथ में करते किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष के एवीटी आप जो होता है वो उन बच्चों के श्रवण मस्तिष्क को विकास करने में मदद करता है, उनकी सुनने एवं बात करने की क्षमता को बढ़ाता है। और जो श्रवण मौखिक चिकित्सा बच्चे को देखभाल करने भी शामिल होता है और देखभाल करने वालों के विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वह अपने बच्चों को घर पर खेल के दौरान और दिन भर जो की अन्य गतिविधियां के दौरान सिखा सके। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन था, डिस्क्राइब स्पीच एज एन ओवरलेड फंक्शन।
ओवरलैड फंक्शन स्पीच का क्या होता है कि जैसे हमारा इसमें लिखा है वाणी एक द्वितीय कार्य। वाणी एक द्वितीय कार्य कैसे है कि जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे हमारे जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, उनका जो प्राथमिक कार्य होता है वो अलग होता है, वो बायोलॉजिकल उनका कारण है। जैसे कि हमारे फेफड़े हैं वो हमारे सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए कार्य करते हैं। तो जो हमारे जैसे जीभ है, हमारी टंग जो है क्या करती है, हमारे खाने को निगलने का काम करती है। उसी प्रकार से होंठ जो है और दांत जो है वो सभी का अपना अपना एक बायोलॉजिकल कार्य है। बट उसके साथ साथ ही उनका द्वितीय कार्य क्या है कि वो स्पीच उत्पादन करने में भी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा और याद भी कर जाइएगा। हो सकता है आपको इस बार भी पेपर में देखा जा सकता है। क्या है, वाणी एक द्वितीय कार्य है। शरीर के उच्चारणीय अंग, जो भी हमारे उच्चारणीय अंग है, वाणी को प्रसारित करने में सहायता होते हैं। साथ ही उनका मुख्य कार्य जीवन दायिनी होता है। वाणी एक द्वितीय कार्य है। हमारे शरीर की वाणी प्रोडक्शन के लिए कई अन्य अंग नहीं होता, कि मतलब वाणी उत्पादन के लिए और कोई ऑर्गन काम नहीं करते। जो हमारे पास ऑर्गन है उनके द्वारा ही वाणी जो है प्रोड्यूस होती है। जितनी जितनी भी प्रणाली सिस्टम जो कि वाणी प्रोडक्शन में सम्मिलित है, उनका बायोलॉजिकल भी कार्य होता है, जिनसे हमारे शरीर जो है पूर्ण रूप से निर्भर होता है। वाणी के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, जैसे कि वाणी के बिना जो व्यक्ति है वो जिंदा रह सकता है, परंतु फेफड़े के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। कि उनको जो श्वास लेना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वो प्राथमिक कार्य है। अगर वाणी उसकी जैसे डेफ बच्चे हैं तो उनकी वाणी जो प्रोडक्शन नहीं हो रही, बट फिर भी वो जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इस प्रकार से इनका कहना है। नेक्स्ट जैसे लिखा है कि जहाँ तक वाणी का संबंध है कि इसके एक एक संरचना द्वितीय कार्य है, जो कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से वाणी उत्पादन में मदद करती है। शरीर में विभिन्न अंगों का अलग अलग प्राथमिक कार्य फंक्शन होता है, जैसे चबाना, खाना, सांस लेना। वाणी उत्पत्ति पर ये कार्य थोप दिया जाता है और जिसके कारण वाणी द्वितीय कार्य है। जैसे कि फेफड़े, जिसका प्राथमिक कार्य क्या है कि जीवन देने के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसका द्वितीय द्वितीय कार्य क्या है कि वाणी के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, हमारी वाणी को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्वर तंत्र है, उसका प्राथमिक कार्य कोई भी वस्तु को फेफड़े में प्रवेश करने से रोकता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके साथ ही है कि जो हमारा लैरिक्स है वो अन्य कार्य को, जैसे कि धकेलना, खींचना, भारी वजन उठाना और प्रस्तुति के समय शांति, जो हमारा चेस्ट कैविटी को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। और लैरिक्स को द्वितीय कार्य वाणी के लिए आवाज उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से हमारी जो जीभ है उसका भोजन को पीछे की ओर धकेलना हो गया, तो ये जीभ का कार्य भी स्पीच प्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर दांत भी हमारे भोजन काटने के, तालू हमारा भोजन निगलने में, और जो हमारे ये सभी अलग अलग प्रकार के, जो नासिकी हो गया, ऑरल कैविटी, हमारी नेजल कैविटी, ये सभी जो क्या करती है, हमारी आवाज़ उत्पादन करने में हमारी हेल्प करती है, स्पीच बोलने में। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चैनल में डालेंगे। इसको अगर आपको किसी को भी और इसके रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स होंगे तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, उसको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा आपके कमेंट्स को। थैंक यू सो मच।